हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का जो है पार्ट 2 कराएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 7 है उसमें आपका कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता है जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जो मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन आंसर, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, सपोज दैट जैसे आप लोग मान लीजिए अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, टेट सुपर टेट और टीचिंग की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे बैंक किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में जो है आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशन थॉट के साथ चलते हैं। आज का फ्रेंड्स मोटिवेशन थॉट रहेगा, यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। ठीक है, यदि आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि आप चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन क्या है, हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है। कभी भी आपको अपने जीवन में रुकना नहीं है। जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ आपको कार्य करते रहना है और अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ठीक है, इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगी, आपको अगर उसके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग भी अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, कल की क्लास में मैंने आपको इसको कराए थे। ठीक है, आप सभी को क्या इस क्वेश्चन जो है लर्न है, कल की क्लास में मैंने सभी कुछ आपको बता दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5, प्रैक्टिस सेट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, इसी प्रकार सारी क्लासेस आपकी चली हैं जो आपको सामने थंबनेल पे दिख रहा है। ओके, इसके बाद देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 जो है स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में देखिए सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आई होप आप सभी को जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं सब आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ है, ये आप सभी के सामने आ गया। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनी अदर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में आपका जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये आपका असहयोग प्रस्ताव। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप सभी को पता है? इसका मैंने पूरा आपको फुल डिटेल में अच्छे से थियरी समझाया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बम्बई, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा? असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं, जो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन हुए थे, जैसे कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को मान्यता दी गई, और कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन थे यानी कि दिसंबर 1920 में नागपुर में इस आंदोलन को लागू किया गया था। ठीक है, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ओके, असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और ये जो फ्रेंड्स आंदोलन आपका हुआ था ये आपका नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर में इस आंदोलन को लागू किया गया था। तो जो कि आपके ऑप्शन में नागपुर नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सभी को समझ में आया? असहयोग प्रस्ताव जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फ्रेंड्स, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की? पहला ऑप्शन कह रहा है 7.27, बी ऑप्शन कह रहा है 6.87, सी ऑप्शन कह रहा है कि 3.21 एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वाला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स करेक्ट रहेगा? आप लोग आंसर फटाक से कमेंट करके बताइए। जिसको जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से आंसर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है बिहार राज्य की। ठीक है, बिहार राज्य यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में 110% जो है पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल जो है 6.764 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर क्या थे? वन पाए जाते थे। ठीक है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.1% है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है। ओके फ्रेंड्स, क्या है? पश्चिम चंपारण है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा
27, ठीक है। इसमें आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है बिहार के कुल क्षेत्र में, तो 6.764 वर्ग किलोमीटर भूभाग पे वन फैला हुआ। और सबसे अधिक अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जो है बिहार में किस जगह पर सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो वो फ्रेंड्स है जिला पश्चिम चंपारण में, ठीक है। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है। कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है W.C. बनर्जी ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा। कितने लोगों को इसका आंसर पहले से पता है, एक बार आप लोग बता दीजिए किसको किसको इसका आंसर पहले से पता है। तो देखिए मैं अगर बात करूं यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का जो आर्थिक अफवाह सिद्धांत है यह किसने प्रस्तुत किया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी, जो कि आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दादा भाई नौरोजी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था, जो कि मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे थे अत्याचारों का विरोध स्वरूप था। और इन्होंने द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है, तो द ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को समझ में आ गया ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने आ गया। कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है, तो ऐसा कौन सा व्यापार है फ्रेंड्स जो भारत में सबसे पुराना है। पहला ऑप्शन कह रहा है INTUC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारतीय मजदूर संघ केंद्र यानी कि CITU। सी ऑप्शन कह रहा है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप में से किसको इसका आंसर पता है, कौन सा व्यापार ऐसा है जो कि भारत में सबसे पुराना है। तो बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस यानी कि AITUC भारत का सबसे पुराना संगठन है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बम्बई में लाला लाजपत राय और जोसेफ और NF जोही के द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय जो है वो पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल पहले महासचिव थे, ठीक है। क्या थे ये, पहले महासचिव थे। कहाँ के, लाला लाजपत राय जो हैं ये पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल पहले महासचिव थे। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। ओके, इसकी जो है फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कब हुआ था इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में बम्बई में लाला लाजपत राय और जोसेफ और NM जोही के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने हम लोग। अब देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही ब्लू फूड की, ठीक है। ब्लू फूड जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल जलीय पौधों से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है केवल जलीय शैवालों से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल जलीय पशुओं से, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स ब्लू फ्रूट की, ठीक है। ब्लू फूड जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं। बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, ब्लू फूड जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो ब्लू फूड है ना, ये एक नए अध्यक्ष से पता चला है कि जलीय वातावरण से प्राप्त ब्लू फूड जो है ये पोषक तत्वों की कमी को कम करने में मदद कर सकता है तथा व्यापार में रोजगार और निर्यात राजस्व बढ़ाने में योगदान कर सकता है, ठीक है।
और जो ब्लू फूड होता है फ्रेंड्स, जलीय पशुओं, पौधों या शैवालों से प्राप्त भोजन होते हैं जो कि ताजे जल और समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि मैंने आपको क्या बताया ना, जो ब्लू फूड होता है वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं ब्लू फूड, यहाँ मैंने आपको बताया ना। तो एक नए अध्ययन से पता चला है कि जो जलीय वातावरण में ब्लू फूड पोषक तत्वों की कमी को कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, जो कि भारत में रोजगार और निर्यात राजस्व बढ़ाने में योगदान कर सकता है। ओके, कंफर्म हुआ। तो ब्लू फूड जो है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जलीय पशुओं और पौधों या शैवालों से भोजन प्राप्त होते हैं। ओके, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ऑप्शन देख लीजिए, आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 21 क्वेश्चन नंबर पे पहुंचे हम लोग। जो 20 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए, जितने भी क्वेश्चन थे आपके जो है जीके जीएस से रिलेटेड थे। अब यहाँ से देखिए आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका जो है साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए याद से ईवीएस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बात हो रही है कि स्थल मंडल शब्द जो है किससे संबंध रखता है। तो बताइए जो स्थल मंडल शब्द है ये किससे संबंध रखता है। पहला ऑप्शन कह रहा है पादप और जंतु प्राणी से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थल मंडल शब्द जो है ये किससे संबंध रखता है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। आंसर कीजिए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सभी कुछ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाक से। तो बताइए पादप और जंतु प्राणी जो है इससे संबंध रखता है, फिर पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल का संबंध किससे है। तो बताइए फटाक से। देखिए अगर मैं आपको बता दूं, जो स्थल मंडल का संबंध है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थों की परतों से है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का पटल भूपृष्ठ से है स्थल मंडल शब्द का संबंध। ओके, तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका आ जाएगा कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हुआ, सभी को समझ में आ गया ना। अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। बताइए जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जापान जो है वो विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व से सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं जापान जो है वो विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व दिशा में सबसे अंतिम छोर पर है। ठीक है, जो कैसे है फ्रेंड्स, पूर्व दिशा में जो है लेकिन सबसे अंतिम छोर पर है। ठीक है, अतः वहां पे सूर्योदय जो है वो सबसे पहले होता है और इसलिए इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जापान विश्व का एक ऐसा देश है जो पूर्व से सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां पर क्या होता है सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसीलिए उसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, कंफर्म हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 22 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, सबकी समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। अब 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फ्रेंड्स विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है विश्व में हीरा की यानी कि डायमंड की बात हो रही है। डायमंड की आपूर्ति में निम्नलिखित में से मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसको पता है, फटाफट से आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है रूस, सेकंड ऑप्शन कह रहा है यूएसए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जापान, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। 23 क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा।
तो देखिए मैं आपको बता दूं, विश्व में हीरा का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो है वो एंटवर्प बेल्जियम है। ठीक है, कौन सा है? एंटवर्प बेल्जियम है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड्स क्या? रूस में किया जाता है। ठीक है, तो रूस जो कि है ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में देखने को मिल रहे हैं, रूस। ठीक है, रूस जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? रूस की देखिए फ्रेंड्स, अगर व्यापार की पूछा जाएगा सबसे बड़ा व्यापार कहाँ पे होता है, किस केंद्र में? तो एंटवर्प बेल्जियम में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन की यहाँ अगर हम बात करें तो वो किया जाता है कहाँ पर? रूस में किया जाता है। ओके, कंफर्म हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो जो फ्रेंड्स सिराको तूफान था उसका सही दिशा क्या होता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है सहारा से भूमध्य सागर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यूएसए से उत्तर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सहारा से पश्चिम, और डी ई ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका सभी में सेम रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? सिराक तूफान जो है उसकी सही दिशा क्या होती है? सही दिशा यहाँ पूछ रहा है, तो देखिए जो सही दिशा होती है 24 क्वेश्चन नंबर में आपका जो सिराको है, सिराको गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है। ठीक है, कैसी हवा है? सिराको जो है वो गर्म है, शुष्क है और रेत से भरी हुई हवा है, जो कि सहारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर को पार कर इटली और स्पेन में प्रवाहित होती है। ठीक है, और नमी धारण करने के कारण जब इटली में वर्षा होती है तो उसे रक्त वर्षा कहते हैं। ठीक है, क्यों रक्त वर्षा कहते हैं? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो वहाँ पे सिराक जो होता है वहाँ पे गर्म होती है, शुष्क और रेत भरी हवाएं चलती हैं, जो कि सहारा के रेगिस्तान भाग में जो है उत्तर की ओर भूमध्य सागर को पार करके वो इटली और स्पेन में प्रवाहित हो जाती है। और इसी कारण क्या होता है, नमी धारण करने के लिए, जब वो नमी धारण करने के कारण जब इटली में वर्षा होती है तो उसे रक्त वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खून की वर्षा होती है। ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा सहारा से भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर इसमें आपका फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, सभी को कंफर्म हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप झिझकिए ना, कोई से भी क्वेश्चन का आंसर जिसका नहीं आ रहा आप कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए। आप डाउट सेक्शन आप बना हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं। किसी भी आपको कोई से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने पीछे वीडियो देखा है, आप 3-4 महीना पीछे का वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप कभी भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। ठीक है, मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है सभी के समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप सभी के सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पूछा जा रहा है दैनिक तापमान में अंतर जो है सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन कह रहा है मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पर्वत, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पठार, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से किसका दैनिक तापमान में अंतर जो है वो सर्वाधिक है? सबसे अधिक जो है दैनिक तापमान में अंतर अधिक है, कौन सा आंसर इसका आपका करेक्ट रहेगा? आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 का। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मरुस्थल का जो दैनिक तापमान में अंतर होता है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। कहाँ का फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया मरुस्थल का। ठीक है, मरुस्थल में रात का जो तापमान होता है, और मरुस्थल में जो रात का तापमान होता है, यानी कि रात का अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वहीं अगर हम दिन की बात करें तो दिन का जो तापमान होता है वो सर्वोच्चतम यानी कि 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जैसे कि थार, सहारा इत्यादि में। ठीक है, थार का मरुस्थल हो गया, सहारा का मरुस्थल हो गया, यहाँ का मैं टेम्परेचर आपको बता रही हूँ। ओके, तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये होगा फर्स्ट वाला आंसर यानी कि मरुस्थल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है? तो ये है फ्रेंड्स आपका मरुस्थल है। मरुस्थल में जो रात का टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा नीचे गिर जाता है और दिन का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग मुझे महाद्वीपों की संख्या जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैंने आपको बताया है, समझाया है काफ़ी बार। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में सबसे अधिक देश है? पहला ऑप्शन कह रहा है यूरोप में क्या सबसे अधिक देश हैं, दूसरा कह रहा है एशिया में, तीसरा कह रहा है अफ्रीका में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स किसमें जो है निम्न में से किसमें सबसे अधिक देश हैं?
तो किस महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश है, आंसर कीजिए। किसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो अफ्रीका एशिया है, ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि यह हम कह सकते हैं कि 37 अंश 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 50 अंश दक्षिणी अक्षांश एवं 17 डिग्री 33 अंश पश्चिम देशांतर से 51 अंश 23 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। और इसमें अगर हम बात करें कुल देशों की जो संख्या है वो कितनी है फ्रेंड्स, 54 है। ठीक है, कितनी है, 54 है। जबकि एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यहाँ पे अफ्रीका में जो देशों की संख्या कितनी मैंने आपको बताई, अफ्रीका में जो है फ्रेंड्स आपको देशों की संख्या मिल जाएगी 54। ठीक है, कितनी, 54 मिल जाएगी। और जबकि हम बात करें एशिया में, तो एशिया में आपकी जो देशों की संख्या है वो कितनी है, 52 है। और अफ्रीका महाद्वीप में को मानव सभ्यता की जन्मभूमि माना जाता है। ओके, ठीक है, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर फ्रेंड्स आपका जो है थर्ड वाला आंसर करेक्ट रहेगा, अफ्रीका। क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे अधिक देश के बारे में बात किया, तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश यानी कि 54 देश हैं। ठीक है, जबकि एशिया में मैंने आपको कितने देश बताए, 52 देश बताए। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का परसेंटेज उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मिजोरम, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स में आपको कौन सा आंसर करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार की बात हो रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की जो आबादी है, आबादी का परसेंटेज उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो बताइए उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य के जो आदिवासियों की आबादी का परसेंटेज है वो उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मिजोरम की लगभग 95% जनसंख्या विविध आदिवासियों मूल की है। ठीक है, और जो राज्य में बसती है 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जो जनसंख्या थी वो थी फ्रेंड्स 1,91,014 थी। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी थी, 1,91,014 थी, जो कि देश के दूसरे सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे कम आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य था, तो मिजोरम था। ओके, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक जो है वो कौन है, मिजोरम। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ऑप्शन नंबर सी कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 को सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो कि इस राज्य में स्थित है, तो कौन सा ऑप्शन इसका आपका करेक्ट रहेगा। बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए, जिसको भी पता है फटाफट से आंसर किया करिए। ठीक है, आंसर करने में लेट मत किया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा, फटाफट से बताइए आप लोग। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, हैदराबाद में स्थित है, तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय के एक संगठनात्मक इकाई के रूप में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान आधारित संस्थान है। ओके, कंफर्म हो गया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया फ्रेंड्स, जो है कहाँ पे मैंने आपको बताया, इसमें कौन सा आंसर आपको करेक्ट रहेगा, पहला आंसर यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान जो है इसका राज्य जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपका। ठीक है, कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट
पालीताना मंदिर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, पालीताना मंदिर जो है किस शहर के निकट में स्थित है? कौन सा आंसर? माउंट आबू के निकट में क्या पालीताना मंदिर स्थित है? दूसरा आंसर ऑप्शन कह रहा है मयार्स में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उज्जैन के। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पालीताना मंदिर है, मैं आपको पहले ये बता दूं, पालीताना मंदिर जो है वो गुजरात के भावनगर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? गुजरात के भावनगर, जो कि आपका गुजरात जो है आंसर में नहीं दिया गया है। ठीक है, जो पालीताना मंदिर आपका है वो गुजरात के भावनगर में स्थित है और यह एक जैन मंदिर है। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है? पालीताना जो है ये जैन मंदिर है, जो कि सातरुजय पहाड़ी पर स्थित है और यहीं के संकुंजय नदी निकलती है। ठीक है, संकुंजय नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो वो निकलती है सातरुजय पहाड़ी में स्थित से संकुंजय नदी निकलती है। खंबात की खाड़ी इसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है, खंबात की खाड़ी अगर हम बात करें कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के भावनगर में स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण जो है 1311 ईस्वी में हुआ था। पालीताना मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1113 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ओके, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, और सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, पालीताना मंदिर मैंने आपको बता दिया कहाँ पर स्थित है। पालीताना मंदिर जो आपका है, ये मंदिर आपका गुजरात के भावनगर में स्थित है और यह जैन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 30वां क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत शेयर बाजारों को विनिमय किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसके तहत जो है वो शेयर बाजारों को विनिमय किया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1922 यानी कि सेबी अधिनियम। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 से SCRA। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका 30वां क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, जो शेयर बाजार है यानी कि जो शेयर मार्केट है, इसमें सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली जो कंपनियां होती हैं उसमें इक्विटी शेयर के व्यापार हेतु खरीदने और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं। ठीक है, खरीदने वाले को और बेचने वाले को क्या करते हैं? एक साथ ले आते हैं। और शेयर बाजार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के घटक हैं। ठीक है, क्योंकि वे निवेशक की व्यापार और पूंजी के आदान प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुंच को सक्षम करते हैं। और नियमन हेतु अगर हम बात करें तो कानून जो है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम जो है ये प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 यानी कि SCRA, ये जो आपके यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, ये जो है ये निक्षेपागार अधिनियम 1996 अतिरिक्त व्यापार विनिमय है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो फ्रेंड्स है डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट रहेंगे। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर दे दिया गया है। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको मैंने बताया है कि अधिनियमों में किसका तहत जो है शेयर बाजार को विनिमय किया जाता है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। कंफर्म हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मांजुली द्वीप की बात हो रही है। मांजुली द्वीप जो है संसार के सबसे बड़े द्वीप किस में है? तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? पहला ऑप्शन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कह रहा है असम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, सी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो मांजुली द्वीप है वो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, मांजुली द्वीप जो है वो संसार का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित कुल 1250 किलोमीटर का क्षेत्र है। अब गाद जमा होने के कारण क्या होता है, अब केवल 421.65 किलोमीटर ही बचा है। सरकार इसके संरक्षण का प्रयास कर रही है। यही ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है और मांजुली जो है ये वेटलैंड की श्रेणी में आरक्षित पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट है। ठीक है,
तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला, यानी कि आसाम में है। ठीक है, माजुली द्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, 1250 किलोमीटर का क्षेत्र में। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। अच्छा, आंसर नहीं दिखाया आप लोगों को। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो है यहाँ पे आसाम। ठीक है, करेक्ट हुआ। और भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे कोई राज्य का नाम बताइए जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगती, तो ये फ्रेंड्स आपका आसाम है। ठीक है, असम में कोई भी मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, जबकि आपका त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आप सामने ही देख रहे हैं, भारत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, सभी में क्या है, मात्राएं लगती हैं। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 32 आप सभी के सामने आ गए। 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 32 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, देश के, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 32 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भूटान, बांग्लादेश और चीन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भूटान, चीन और म्यांमार। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से कीजिए। किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भूटान है, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो है मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है वो 20 फरवरी 1987 में हुई थी और इसकी राजधानी जो है वो ईटानगर है और इस राज्य का जो जनघनत्व है वो 17 है। ठीक है, और यह जो है ये असम और नागालैंड के साथ सीमा बनाता है। अगर हम बात करें लोहित, तो यहाँ की जो है प्रमुख नदी है। ठीक है, लोहित जो है वो कहाँ की प्रमुख नदी है, तो ये फ्रेंड्स असम और नागालैंड के साथ जो सीमा बनाती है वहाँ की जो है प्रमुख नदी है। और यहाँ पे जो है टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हार्नबिल पक्षी यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, और यहाँ का जो राज्य पशु है वो गयाल है और यहाँ जो है 2013 के प्रथम रेलवे लाइन पहुंची तथा रंगपा पहला रेलवे स्टेशन बना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रथम रेलवे लाइन कब पहुंची थी, तो 2013 में पहुंची थी और रंगपा पहला वहां का रेलवे स्टेशन बना था। कंफर्म हो गया सभी को। तो यहाँ का जो आंसर मैंने आपको क्या बताया, आंसर जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये बात आपसे कहती हूँ कि किसी को कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है। सर क्रीक निवेशिका जो है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन कह रहा है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए फ्रेंड, जो सर क्रीक है निवेशिका कहाँ पर स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो सर क्रीक गुजरात के साथ लगी भारत पाक के बीच जलीय सीमा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, किस सीमा पर स्थित है, भारत पाक पर लगी जलीय सीमा पर स्थित है। ओके, और यह एक दलदली क्षेत्र है जो कि अरब सागर से लगा हुआ है। सर क्रीक जो है यह भारत के गुजरात को पाकिस्तान के साथ प्रांत से अलग करता है। ठीक है, किससे अलग करता है, जो सर क्रीक है यह भारत के गुजरात को पाकिस्तान के साथ सिंध प्रांत से अलग करता है। और यह दोनों जो है यह दोनों देशों में विवाद का विषय है क्योंकि पाकिस्तान जो है इस नियंत्रण रेखा को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, सर क्रीक जो है फ्रेंड्स मैंने आपको बताया गुजरात के साथ लगी भारत पाक के बीच की जलीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर आपका इसमें करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 33 में गुजरात सीमा से लगी भारत पाक की सीमा पर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हो गया सभी को? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 सभी लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पंडुचेरी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दादर तथा नागर हवेली, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा? यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको क्या इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है कि ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं, जिसमें केवल और किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य से सीमा साझा नहीं बनाता है? तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? चंडीगढ़, पंडुचेरी, दादर तथा नागर हवेली, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें पुडुचेरी जो है, ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही? पुडुचेरी जो है वो भारत के पूर्व एवं पश्चिम घाट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पुडुचेरी है ये भारत के पूर्व एवं पश्चिम घाट पर स्थित है और इसके 4 जिले हैं। ठीक है, पुडुचेरी के फ्रेंड्स कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पुडुचेरी और कारेकेला पूर्व तट, तमिलनाडु, यानम आंध्र प्रदेश तथा माहे यानी कि केरल में पश्चिम घाट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 जिले कौन कौन से? कारेकेला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ठीक है, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा बी वाला यानी कि पुडुचेरी। ठीक है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। ये जो है आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है और इसके आगे जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। कोई आपको और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पूछ रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? पहला ऑप्शन कह रहा है नेपाल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन कह रहा है चीन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? फटाफट से आंसर आप लोग कीजिए। इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो आप में से जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद चीन के साथ है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ है, फिर उसके बाद नेपाल के साथ है, फिर म्यांमार साथ, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान के साथ। अगर बात करें सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करती है तो वो है फ्रेंड्स अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जो है, बांग्लादेश आपका जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, और देखिए मैं आपको बता दूं, भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। और कितनी सीमा जो है साझा करती है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो बांग्लादेश है आपका, ठीक है, बांग्लादेश ओके, याद रखिएगा। और कितनी सीमा साझा करती है भी मैं आपको बता देती हूँ, 4096.7 किलोमीटर वर्ग जो है यहाँ पे आपकी जो है सीमा साझा करती है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है फ्रेंड्स वो आपकी जो रहेगी साइंस की क्लास रहेगी। ठीक है, इसमें आपको मैं साइंस के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।